हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स एंड सॉरी आज की वीडियो थोड़ा लेट आएगी बट आएगी ज़रूर। और इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, क्वेरी वीडियो 4 स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कल की आने वाली वीडियो यानी कि जो मंडे को वीडियो आएगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप 10 से 12 मिनट के अंदर उसी वीडियो के अंदर वही वीडियो देखने के बाद 1 से लेके 100 तक टेबल आप ऑन टिप्स याद कर लेंगे। सो ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है और आपको पता ही है कि मैथ्स करने के लिए टेबल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेबल्स यदि आपको 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 10 तक भी नहीं, 1 से लेके 100 तक यदि आपको याद हो जाते हैं तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही, कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो क्वेरी, आज फर्स्ट क्वेरी फ्रॉम अंतरा कुशवाहा। उनका क्वेश्चन है -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस माइनस एंड सो ऑन 80 टाइम्स क्या होगा। सी, सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो -1 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 एंड ये 80 टाइम्स होगा ऐसे ही -1 -1 -1 -1। अब आपको समझना क्या है, सिर्फ एक चीज समझो, -1 और -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और 1 और 1 2, साइन आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब उसके बाद अगर मैं इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस, -1 और 1 2, -2, फिर यहाँ पे अगर मैं -1 लिख देती हूँ तो अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, माइनस माइनस अगेन प्लस होगा और 2 + 1 = 3 और साइन हमारे पास आएगा माइनस का ही। तो इसको बेशक हम कितना भी एक्सटेंड कर ले, चाहे इसमें एक बार और -1 कर दें, चाहे इसमें एक बार और -1 कर दें, यदि इस क्वेश्चन में ये -1 80 टाइम्स है, 80 टाइम्स का मतलब है 80 बार 80 टाइम्स यहाँ पे 1 आ रहा है। तो जब आप 80 टाइम्स 1 करोगे यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, आप 1 को 80 बार प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 80। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस 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 माइनस, सब जगह माइनस है तो आपका आंसर आएगा माइनस में, तो इसका आंसर होगा -80। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, -3 हमारा आंसर आ गया था, मैं एक बार और अगर इसमें से -1 कर देती हूँ तो आपको क्या दिखेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है, तो यहाँ आंसर आ गया -4। इसमें अगेन हम -1 कर देंगे तो -5, अगेन -1 कर देंगे तो -6। तो इसी तरीके से हम जब इसको 80 टाइम्स -1 करेंगे तो आंसर आएगा -80। सो सेकेंड क्वेरी है सृष्टि पाठक की तरफ से फ्रॉम क्लास 8। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है दिस डजंट बिलोंग्स टू क्लास 8, बट अगर है तो आप मुझे एक बार चैप्टर का नाम और एक्सरसाइज और साथ ही में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। बाकी मैं ये समझा देती हूँ बिकॉज आपका ये लेवल का है नहीं, बट स्टिल आप इसको देख लीजिए, अगर समझ पाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। सो क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर इज ₹320, यानी कि 37 पेन्स और 53 पेंसिल्स का अगर कॉस्ट मिलाया जाए तो वो है 320, वाइल 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स टुगेदर इज 400। बल्कि 53 पेन्स और 37 पेंसिल्स की कॉस्ट को मिलाया जाए तो वो है 400 और हमें निकालनी है कॉस्ट 2 पेन की। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ एक पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो आपकी 2 रुपीज़ है, एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, ठीक है, तो 37 पेन्स की कितनी होगी, आप क्या करोगे, 37 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 37 जो होगा उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे हमें कॉस्ट अलग अलग तो दी हुई नहीं है, तो यहाँ पे हमें लेट करना होगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x, हम x लेट कर लेते हैं, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y। अब ये दोनों हमने x और y लेट कर लिए, कॉस्ट इनकी। अब उसके बाद हमें बनानी है इक्वेशन। 37 पेन है, अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 37 पेन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 37 की कितनी होगी, 37 इंटू x प्लस 53 पेंसिल्स हैं। अब 53 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो y है, तो 53 की कितनी होगी, क्या करोगे, 53 को y से मल्टीप्लाई, और इन दोनों की कॉस्ट को मिला के जो आंसर आता है वो आता है 320।
क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जो सेकंड हमारी इक्वेशन होगी 53 पेन्स, यानी कि 53 पेन की कॉस्ट क्या है x, तो 53 इंटू एक्स प्लस 37 पेंसिल्स 37 इंटू वाई इज इक्वल टू 400। ये इक्वेशन बन गई। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है फ्रॉम सेकंड चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो अब इसको देखो, 37 इंटू एक्स इज 37x प्लस 53 इंटू वाई इज 53y इज इक्वल टू 320। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वन, 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 400। यहाँ पे जो मेथड यूज होगा वो दोनों इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल, दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को हमें सेम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी x और y की अलग अलग वैल्यू आएगी। अब हमें कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स निकालनी है। 2 पेन की कॉस्ट कब निकाल पाएंगे? जब हम 1 पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे, और 1 पेन की कॉस्ट क्या है? x, यानी कि हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे? x की वैल्यू। वो कैसे ढूंढेंगे? हमें x या y जो भी इजी लगता है हमें उसको इक्वल करना है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ 53 के साथ, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ 37 के साथ, तो हमारा x की वैल्यू दोनों जगह सेम आ जाएगी। कैसे? 53 को 37 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 1961 और x साथ में यहाँ पे, ठीक है। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 53 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2809 और यहाँ पे y एज इट इज। क्लियर है? नाउ अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ इधर की साइड को मल्टीप्लाई करें, आपको दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 320 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16960। नाउ ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, 37 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, 37 को 53 से, आंसर सेम ही आएगा 1961x। अब 37 को 37 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 1369y। y है तो y भी करेंगे। ये मैं पूरा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इफ यू नो दिस कंसेप्ट यू विल नो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। नाउ 400 को जब आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 146, वेट मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 14800 विल बी द आंसर। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं परफॉर्म करके देख चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाता है इसलिए। तो यहाँ आंसर आया 14800। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस इक्वेशन में भी 1961x है, इस इक्वेशन में भी 1961x है। नाउ अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू इधर रख दीजिए सिर्फ और सिर्फ, ये वैल्यू दूसरी साइड ले जाइए। इसके काफ़ी सारे मेथड हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको जो इजीएस्ट है वो बता रही हूँ। ये आपने इधर रख दी, ये y वाली वैल्यू आप ले गए दूसरी साइड। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 1961x इज इक्वल टू 14800 में से ये वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू आप कर देंगे माइनस। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो 1961x 1961x, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 2x इज इक्वल टू, ये जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x इज इक्वल टू 4y और 2x इज इक्वल टू 6y। अब देखा जाए तो 2x 4y के भी इक्वल है और 2x 6y के भी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली 4y इक्वल हो जाएगा 6y के, हो जाएगा ये, क्योंकि 2x के ही इक्वल ये है, 2x के ही इक्वल ये है, और 2x तो सेम ही है, कुछ डिफरेंट तो नहीं है ना। तो 4y और 6y भी अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अब जो ये हमने इसके इक्वल प्रूफ किया है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को इक्वल में लगाना है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को इक्वल में लगाना है। तो नाउ अब हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वल में प्रूफ, इक्वल में लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड y वाली टर्म को एक साइड लेके जाना है, और जो जिस वैल्यू में किसी कोई भी वेरिएबल नहीं है वो एक साइड लेके जानी है। सो जैसे कि अगर मैं ये वाली वैल्यू को यहीं रहने देती हूँ -2809y
और ये माइनस वाली टर्म y वाली टर्म इधर लाके प्लस कर देती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नाउ इस वाली वैल्यू को हमें लेके जाना है दूसरी साइड। पहले 14800 लिख लेती हूँ, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाके आएगी माइनस में 16960। अब जब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, जब 2809 में से 1369 आप माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 1440 माइनस में, क्योंकि दोनों में टर्म कौन सी बड़ी है, 2 वाली या 1 वाली, 2 वाली, और 2 वाली के साथ साइन है माइनस का, तो आंसर आ गया माइनस में। नाउ 14800 माइनस 16960। अब देखो बड़ी टर्म ये है, इसमें से ये माइनस होगी, तो यदि आप इसको माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 2160, और ये भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि 14800 बड़ा है या 16960, ये बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। ना दोनों साइड के माइनस को यहीं कट कर दीजिए, क्वेश्चन सिंपल बना देते हैं। अब y की वैल्यू 2160 अपॉन में, अगर मैं 1440 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में आएगा। आप 0 से 0 कट कर दीजिए, और 216 से जब आप 144 को कट करेंगे, तो मैं इसको, ये कटिंग आपको आती होगी, मैं इसको कट कर रही हूँ इन द simplest form, 36, and we will get 27 from here, 18 from here. Now 9, 6, 3, 2, 3/2 आंसर आ रहा है हमारा। 3/2 आंसर का मतलब है 1.5। तो y की वैल्यू, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक पेंसिल की कॉस्ट आ रही है मेरी 1.5 रुपीज़। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई, 1.5 रुपीज़। अब निकालनी तो हमें पेन की है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, जो अभी मैं बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी उसमें ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, अभी करके दिखाती हूँ मैं। तो अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी, क्या, 37 पेन्स, पेन की कॉस्ट x, 53 पेंसिल्स, 53 y इज इक्वल टू 320। ना y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1.5। तो हम क्या करेंगे, 37x प्लस 53 के साथ y की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज 1.5 इज इक्वल टू 320। नाउ 53 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 25 26, 3 5 5 9, और ये आ गया 7, पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ गया 79.5। तो 37x प्लस 79.5 इज इक्वल टू 320। अब x वाली टर्म को यहीं रहने देंगे, और 320 ये प्लस वाली टर्म दूसरी साइड ले जाके माइनस कर देंगे। तो 320 में से जब आप 79.5 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 4 और 240.5। सो 37x इज इक्वल टू 240.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 240.5, और ये 37x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके ऑब्वियसली क्या होगा, डिवाइड, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, और जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर एट द एंड आएगा 6.5। क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, ₹6.5, यानी कि एक पेन जो है वो 6.5 रुपये का है, एक पेंसिल जो है वो 1.5 यानी कि 1.5 रुपये की है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है 2 पेन्स की, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन, जब एक कॉस्ट की वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ 2 पेन मतलब 2y होगा ना, क्योंकि 2x होगा, तो अब 2 इंटू एक्स कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 6.5। तो 6.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यू विल गेट आंसर एज 13 रुपीज़। तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 13 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 6 6 12 और 0.5 1, 12 प्लस 1 13, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो आंसर जो होगा वो इसका आएगा 13 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन डियर 8th क्लास का बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी क्वेश्चन दिया है ये 10th क्लास का है, और मे बी 9th से बिलोंग करता है। मैंने समझा दिया है, मे बी इट्स नॉट योर क्वेरी, मे बी हो सकता है किसी और की क्वेरी हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। सो नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम अक्षत पाठक फ्रॉम क्लास 7th, हाउ टू राइट एक्सपोनेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, सारे रूल समझाने यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो वो जब चैप्टर अपलोड होगा तभी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि
2 की पावर अगर 4 लिखा हुआ है तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब भी कहीं पावर लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन ऐसी है जिसमें पावर यानी कि कोई एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, वो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का क्या तरीका है? 2 की पावर 4 का क्या मतलब है? 2 को 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 4 2 8 2 16। तो जो आंसर आएगा 16 विदाउट जो एक्सपोनेंट होगा उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी क्वेश्चन को। लेकिन एक्सपोनेंट्स के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, डिवाइड के, मल्टीप्लिकेशन के, जो कि जब चैप्टर आएगा मैं आपको तभी समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम शगुन फ्रॉम क्लास 7th। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द रेशो ऑफ ₹5 to 50 पैसे, 30 days to 36 hours। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी रेशो निकालना होता है आपको दोनों की जो टर्म्स हैं वो इक्वल करनी होती हैं। देखो, ये ₹5 है, ₹5 यानी कि रुपीस की फॉर्म में है, और ये 50 पैसे है, तो यानी कि आपको यहाँ पे इनकी यूनिट सेम करनी होगी। तो यूनिट सेम कैसे करेंगे? यहाँ पे काम कीजिए, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपीज में कितने होंगे? 500। अब आपके पास अगर मैं क्वेश्चन बोलती हूं कि 500 पैसे टू 50 पैसे की रेशो आपको निकालनी है। अब जहां पे 2 आ जाए उससे पहले का जो टर्म है वो ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद का जो टर्म है वो नीचे लिखा जाएगा। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए कट करके। आपका आंसर आया 10/1। 10/1 का मतलब है 10:1। क्लियर हुआ? सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको इनकी यूनिट सेम करनी है, रुपीज से इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपको इनको फ्रैक्शन में लिख के कटिंग करके एंड में जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा वो आपका रेशो होगा। नाउ बी पार्ट में है 30 days to 36 hours। तो 30 डेज को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 day इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। सो 30 डेज में कितने होंगे? क्या करना पड़ेगा आपको? 24 को 30 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, 720 आवर्स हो गए। 720 आवर्स हो गए 30 डेज में। नाउ रेशो निकालना है 720 आवर्स टू 36 आवर्स। नाउ 720 लिखा जाएगा ऊपर और 36 लिखा जाएगा नीचे, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20/1। तो रेशो क्या हो गई? 20:1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमेशा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, यदि दोनों यूनिट सेम है तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिख दीजिए और उसको कट कर दीजिए। अगर यूनिट अलग अलग हैं तो यूनिट को सेम कीजिए पहले, फिर उसके बाद फ्रैक्शन में लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में करके उसको रेशो में कर दीजिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। Next query is from Priyanka Das from class 6th. Identify the fractions in each of the following. Are these fractions equivalent? हमें 4 पार्ट्स गिवन है, मैं आपको यहाँ पे 2 पार्ट करके दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा, आप रेस्ट ऑफ 2 कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले कंसेप्ट आता है फ्रैक्शन कैसे बनाना है। तो फ्रैक्शन बनाने का क्या तरीका होता है? अब जो यहाँ पे मैंने जो ये लाइन्स बनाई हुई है जिगजैग, ये शेडेड पार्ट है, आपको बुक में दिख रहा होगा। तो शेडेड पार्ट आप टोटल बॉक्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल बॉक्स कितने हैं? 8। ठीक है, शेडेड बॉक्स कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। शेडेड बॉक्स हैं 6। अब आपको क्या करना है? फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ शेडेड बॉक्स, या फिर शेडेड बॉक्स आपको दिखाना है कि कितने पार्ट उसका शेड है। तो शेडेड बॉक्स का फ्रैक्शन निकालने के लिए हमेशा याद रखना है, जब भी फ्रैक्शन निकालना है, जो टोटल होता है वो नीचे आता है। टोटल बॉक्स कितने हैं? 8, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। शेडेड कितने हैं? 6, तो वो ऊपर आ गया। फ्रैक्शन निकल गया। अब उसके बाद आपको जो इक्विवेलेंट बताना है वो क्या बताना है? देखो, इक्विवेलेंट का मतलब है चारों पार्ट्स देखने हैं, मैं 2 कराऊंगी, चारों पार्ट्स आपको देखने हैं, चारों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। कैसे? क्या 6 और 8 किसी एक टेबल में आते हैं? दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देते हैं।
6 के टेबल में 2 आता है 3 पे, 8 के टेबल में 2 आता है 4 पे, तो 3/4। क्या 3 और 4 किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं। तो ये हमारा लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन हुआ यहाँ कंप्लीट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे टोटल बॉक्स कितने हैं काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस हैं। नाउ शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब मैं फ्रैक्शन की बात करूंगी शेडेड का, तो फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया, ऊपर लिखना है जो शेडेड पार्ट है जितने शेड हुए हुए हैं, और नीचे लिखना होता है हमेशा टोटल कितना है यहाँ पे 12। अब देखो 9 और 12 को भी हमें एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होगा। 9 और 12 दोनों किस टेबल में आते हैं? दोनों कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 12 भी? तो 3 का टेबल है ऐसा, 3 में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल पे 9 आता है 3 पे, 3 के टेबल पे 12 आता है 4 पे, तो यहाँ भी आंसर क्या आया 3/4। तो दो पार्ट में आपने क्या देखा, आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद 3/4 आया। ठीक है, यानी कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल है। शॉर्ट फॉर्म में देखो, अगर यहाँ देखो 6/8 और 9/12 तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद इनका आंसर इक्वल आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे के जो दो पार्ट्स हैं दोनों का इसी तरीके से फ्रैक्शन निकालना है। शेडेड पोर्शन ऊपर लिखना है, टोटल बॉक्स नीचे लिखने हैं, देखना है दोनों डिजिट कौन से टेबल में एक साथ आती हैं, उससे उसको डिवाइड करना है। यदि चारों पार्ट में 3/4 आंसर आता है, शुरू के दो में तो 3/4 है, आगे के दो में भी अगर 3/4 आंसर आएगा तो आपका आंसर होगा यस, ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम दीपक जैन। आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया था, मैं दोबारा समझा देती हूँ, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद जो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है इस पे आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सी क्वेश्चन है 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। सबसे पहले आपको इसके लिए समझनी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी क्वेश्चन अगर लिखा है a मल्टीप्लाई b प्लस c, इसको छोड़िए, अगर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को इस डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है आप किसी एक बाहर वाली टर्म को अंदर दोनों वर्ड्स के साथ, दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बांट देते हो। तो 2 को पहले 3 के साथ बांट दीजिए, फिर प्लस का साइन जो अंदर है वो प्लस, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये जो 2 है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और आखिरी दूसरी टर्म से भी होगा। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 6 इज 14। आंसर आ गया यहाँ पे 14। अब ये जो क्वेश्चन है ये है कुछ उल्टा इसका। क्या, अगर आप ये वाला स्टेप देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर मैं प्लस से पहले का और प्लस से बाद का अलग अलग करके देखूं तो कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सी ऐसी टर्म है जो सेम है, 2 3 2 4, तो दोनों में 2 सेम है ना। तो यहाँ पे अगर हम उल्टा चलें तो इस 2 को हमने ले लिया बाहर, और इसमें से 2 को बाहर लेने के बाद अंदर बचा 3, तो ये 3 लिख दिया हमने यहाँ, फिर ये प्लस का साइन यहाँ, और 2 को इसमें से 2 को बाहर लेने के बाद 4 बचा तो लिख दिया अंदर। अब देखो यहाँ प्लस है, ये और ये इधर उधर हमने अलग अलग बांट लिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कौन सा 26 और -48, -48 और -36, कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों में सेम है? -48 सेम है, तो -48 को जो भी नंबर सेम होता है ना वो हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब -48 को बाहर लेने के बाद स्टेप उल्टा चलना है हमें। इसमें से -48 को अगर आप छुपा दोगे तो क्या बचा, 26 लिख दीजिए अंदर, बीच में साइन है प्लस का तो लिख दीजिए अंदर, इसमें से -48 को छुपा देंगे तो बचा -36, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमें छोटा करना था, -48 मल्टीप्लाई 26
प्लस माइनस माइनस 36। अब यहाँ ये 26 प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, 36 माइनस 26 इज 10, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 36 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन माइनस का है, मल्टीप्लाई माइनस 48। अब 48 इंटू 10 इज 480 और माइनस माइनस दोनों के साथ है तो वो कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 480। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको समझ आती है तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जाके देखिए कैसे सॉल्व होती है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएगा। सो लास्ट क्वेरी आज की है फ्रॉम विराज मित्तल फ्रॉम क्लास 8। क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राफ का एक और मतलब होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। अगर आप इसको इस चैप्टर तक पहुंच गए हैं तो आपको डेफिनेटली टेबल या टेलीमार्क्स बना के बार ग्राफ बनाना, जो टर्म्स को पढ़ के बार ग्राफ बनाना तो आ ही गया होगा। अब आप बार ग्राफ कैसे बनाते थे, ऐसे कुछ ऐसे करके आपने बार ग्राफ बनाया, लेकिन हिस्टोग्राम कैसे बनता है, हिस्टोग्राम बनेगा ऐसे बिना गैप के जुड़ा हुआ होता है हिस्टोग्राम, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये होता है हिस्टोग्राम। प्रॉपर क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बस आपको एक ग्राफ का लुक दे रही हूँ कि आपको इस तरीके से बनाना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, ग्रेप लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है तो अलग अलग कर दिया। यहाँ पे कैसे आपको टेबल गिवन होगा, देखो टेबल में जो आपको गिवन होगी, जो भी नंबर आप यहाँ पे लोगे वो गिवन होगा, जैसे कि 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। तो आप क्या करोगे, 20, 40, 60, 80, 20 to 40 ये है, 40 to 60 ये है, 60 to 80 ये है और 80 to आगे 100 ये है। तो जो आपको टेबल गिवन होगा ना वो ऐसे दो क्लास, उसकी जो क्लास गिवन होगी वो कुछ इस तरीके से गिवन होगी और वो एक साथ ऐसे ही बनेगा। नाउ हिस्टोग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राफ आप देखिए जैसे कि हम बनाते हैं, अगर हम बार ग्राफ बना रहे हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम बना लिया, उसके बाद क्या करना है, एक ही फर्क है बस, बाकी ग्राफ सब सेम तरीके से बनेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मान लीजिए ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले बार को आपने सेंटर पॉइंट मार्क करना है, दूसरे का सेंटर पॉइंट मार्क करना है, तीसरे का सेंटर पॉइंट, फोर्थ का और फिफ्थ का, और आपको ये लाइन स्केल से जोड़नी है। तो ये जो नीचे का है ना ये तो हट जाएगा, आपका ग्राफ दिखाती हूँ सिर्फ क्या रह जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो आपको बार बनाने हैं, बाद में आपको बार नहीं बनाने होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास का एक इंटरवल निकाल के, एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ कि आपका ग्राफ जो एक्चुअल में हिस्टोग्राफ बनेगा वो कैसा होना चाहिए। ये जो बार की लाइंस हैं आप इसको कर दीजिए इरेज, आपका ग्राफ बनेगा सिर्फ ये डॉट से जुड़ी हुई लाइनें। ठीक है, अगर आगे भी मैं लेती हूँ तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, बहुत से ग्राफ इस तरीके से होते हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोलते हैं और साथ ही में हिस्टोग्राफ भी बोलते हैं। जो कि हिस्टोग्राम बनाने स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, हिस्टोग्राम बनाना है, इनके सेंटर पॉइंट को जोड़ देना है। ठीक है, बाद में आने के बाद क्या होगा कि आपको हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली हिस्टोग्राफ बना पाएंगे। तो ये होता है हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राफ में फ़र्क। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में वो क्वेश्चन के साथ आपको बना के दिखा दूंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप मैंने सबकी क्वेरीज जो हैं उनकी क्वेरीज सबको क्लियर हो गई होगी। एंड अगेन सॉरी फॉर द video coming late and do like subscribe and share my channel। और इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि ये चैनल लोगों तक पहुंच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। और नेक्स्ट संडे के लिए आप अब से कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेरी है तो नेक्स्ट संडे जो वीडियो आएगी उसके लिए आप कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और
साथ ही में कल की वीडियो देखना ना भूलें। आज की वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, कल की वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि उसमें एक टेबल्स होंगे जो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट बना देंगे। थैंक यू।